काफ़ी लंबे टाइम से जिस आईपीओ की डिटेल्स का हम लोग इंतजार कर रहे थे उसकी डिटेल्स फाइनली आ गई हैं। कंपनी का नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज़। सो इसका आईपीओ की जो डिटेल्स आई वो इस प्रकार हैं कि 22 नवंबर से इसका आईपीओ खुलेगा और 24 नवंबर के बीच में खुला हुआ रहेगा। और कंपनी के जो आईपीओ का प्राइस रखा गया है वो 500 का कट ऑफ प्राइस रखा गया है और कंपनी का जो स्टॉक है वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगा 5 दिसंबर को। अब यहाँ पे कंपनी इस आईपीओ के अंदर में 3000 करोड़ जो शेयर्स होते हैं, वर्थ ऑफ शेयर्स जो है ऑफर फॉर सेल है, मतलब सारे के सारे पैसे जो हैं प्रमोटर्स की जेब में जाने वाले हैं। प्रमोटर्स और जो पहले अर्ली इन्वेस्टर्स हैं उनकी जेब में। यहाँ पे कंपनी नया पैसा नहीं उठा रही है मार्केट से, कि कंपनी को पैसों की यहाँ पे जरूरत बिल्कुल नहीं है। सो कंपनी की इस आईपीओ के डिटेल्स में और आगे बढ़ने से पहले अपने भाइयों की एक दो क्वेरीज थी उनको देख लेते हैं। पहली जो क्वेरी थी वो बीसीजी से रिलेटेड थी। सो मेरा तो पहले तो यही रहा है कि भाई बीसीजी जैसे शेयर के अंदर में बात करना भी बेकार है इस वक्त के हिसाब से, क्योंकि अभी फिलहाल ही रिसेंट के अंदर में ही सेबी ने उनके सीईओ और सीएफओ को पकड़ा है, वो भी मार्केट जो मैनिपुलेशन, मतलब प्राइस को जो मैनिपुलेट करने के केस के अंदर में, कि किस तरीके से उन्होंने मॉरिशस बेस्ड एफआईआईज, मतलब मॉरिशस बेस्ड जो कंपनीज थी उनकी हेल्प से जो स्टॉक है उसको मैनिपुलेट किया गया। तो यहाँ पे प्राइसेस दिख भी रही हैं 2-3 साल से, जब किस तरीके से इसको प्राइसेस को मैनिपुलेट किया गया है। अभी रिसेंटली इन्होंने पकड़ा था जब लगभग अगस्त के अंदर में, जब प्राइस जो है 25 से 30 के बीच में चल रहा था, और जैसे ये न्यूज़ बाहर आई थी उसके बाद अच्छे खासे नीचे सर्किट लगे थे। अभी वापस से पता नहीं कौन इसको खरीद रहे हैं। अब यहाँ पे काफ़ी जो अपने भाई लोग हैं वो इसके जो फंडामेंटल्स होते हैं उसको देख के खरीद रहे हैं। अब यहाँ पे बात प्रॉब्लम ये है कि सारे के सारे जो मैनिपुलेटेड नंबर्स हैं वो, तो अब जितने भी नंबर्स आप लोग मार्केट में देख रहे हैं फंडामेंटली वो सारे के सारे मैनिपुलेटेड हैं। तो हमें किसी भी भरोसा नहीं है नंबर्स पे, जब तक कि अभी का जो मैनेजमेंट है वो नए नंबर्स जारी नहीं करता। क्योंकि ऑडिटर्स ने रिजाइन कर दिया था, नया ऑडिटर अभी तक कंपनी सर्च नहीं कर पा रही है। सीईओ ने रिजाइन, सीईओ और सीएफओ को तो पकड़ के ले गई सेबी, तो अब नया सीईओ ढूंढ रही है। तो अब जब तक पूरा का पूरा रीस्ट्रक्चर नहीं होगा कंपनी का, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि पहले कितना घोटाला क्या निकल के साफ है। तो सितंबर तक का जो रिजल्ट है वो सामने आए, वहाँ पर कुछ स्टेटमेंट आए कंपनी की साइड से, तो पता चले कंपनी के अंदर में क्या है। उससे पहले तो इस कंपनी को छूना भी मतलब पाप है, ये समझ लो। सेकंड जो अपने सामने जो भाई की जो क्वेरी थी वो थी राजेश एक्सपोर्ट्स को लेके, कि राजेश एक्सपोर्ट्स का जो स्टॉक है वो कंटिन्यूअसली नीचे जाता ही जा रहा है। तो इस पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर हमने भी एक वीडियो बनाया था, डिटेल वीडियो, कंपनी के पूरा स्ट्रक्चर को देखने का ट्राई किया था। आप लोग अगर सर्च करना चाहें तो यूट्यूब पे राजेश एक्सपोर्ट्स और ईएफटीआई वेल्थ नाम से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली अभी जो इसमें प्रॉब्लम जो मेन देखा गया वो ये है कि इसका जो सितंबर का रिजल्ट जारी किया गया है कंपनी द्वारा वो बहुत ही कम जारी किया गया पुराने जो सालों के जो सितंबर के जो क्वार्टर रिजल्ट्स हैं उनको देखते हुए। तो ये काफ़ी बड़ा हिकअप इसके अंदर देखने मिला, ये अभी आया है रिसेंटली जस्ट। और जैसे ही शायद परसों ही आया, जिसकी वजह से आज जब मार्केट खुला था तो उस वक्त काफ़ी अच्छा खासा डाउनफॉल स्टॉक मार्केट में देखने को मिला था। इस पर्टिकुलर स्टॉक में से लगभग 8-9% का डाउनफॉल। तो मार्केट ने इस चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं किया। ऑफ कोर्स सी बात है, जब प्रॉफिट कमाएगी नहीं तो मार्केट कैसे पसंद करेगा। सो यहाँ पर इस चीज़ को देखते हुए यही इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं ना, इन्हीं चीज़ों की वजह से हम लोग जो रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, कि आपको स्टॉप लॉस और टारगेट बेसिस पर ही काम करना है। अगर आप स्टॉप लॉस और टारगेट बेसिस पे काम नहीं करते हैं तो जो दूसरी रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी कि आपको एक स्टॉक के अंदर में 4% से ज़्यादा कैपिटल यूज़ नहीं करना है। तो अगर आपने 4% से कम कैपिटल यूज़ किया तो आप वैसे भी नहीं डरेंगे, क्योंकि बाकी का पोर्टफोलियो आपको सँभाल लेगा। अगर आपने स्टॉप लॉस बेसिस के ऊपर काम किया, जैसे कि हमने भी अपने वीडियो के अंदर में बताया था कि आपको स्टॉप लॉस बेसिस के ऊपर में इस कंपनी के अंदर में ट्रेड ले सकते हैं। जब कंपनी का जो स्टॉक प्राइस था वो 540 के आसपास है, तो हमने कहा था जो स्टॉप लॉस रखना है आपको 499 का रखना है, और बाकी टारगेट आप लोग रख सकते हैं। तो ये नीचे का इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। और अब उसी वीडियो में हमने ये भी पूछा था कि ये पर्टिकुलर जो वॉल्यूम है भारी-भारी यहाँ पर क्यों आ रहा है, जबकि जो स्टॉक है वो यहाँ पर अच्छे खासे सपोर्ट के ऊपर में खड़ा हुआ है, बाइंग के सपोर्ट्स में खड़ा हुआ है। तो अभी जो रीज़न है वो पर्टिकुलरली सामने आया जब कंपनी का सितंबर का रिजल्ट आया, कि ऑलरेडी किसी ने किसी को अंदर की जानकारी थी कंपनी के अंदर में, तो वो अपना स्टॉक अच्छा खासा बेच रहे थे यहाँ पर। सो अगर किसी के पास में ऑलरेडी ये स्टॉक बना हुआ है, अभी आज के दिन भी है, तो क्या करें? तो अगर आपका पोर्टफोलियो में काफ़ी साइजेबल अमाउंट है इस कंपनी का, तो इसको आप कम कर दीजिए। लगभग 4% 5% आपका इस एक पर्टिकुलर कंपनी में होना चाहिए। उससे ज़्यादा किसी भी कंपनी में अगर आपका पोर्शन है अपने कैपिटल का, तो फिर आपको थोड़ा-सा रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है। यही मेरी राय रहेगी आपको, कि अगर ऑलरेडी है तो रीस्ट्रक्चर कर लीजिए, 4-5% तक ले जाइए। अगर अगर नहीं है तो आप उसको बेच भी सकते हैं अभी भी, क्योंकि पता नहीं है ना बाकी किस टाइप के रिजल्ट्स कंपनी जारी कर सकती है। बाकी फंडामेंटली कंपनी अच्छी लग रही है, बट अब ये भी देखा जा सकता है, एक व्यू ये भी है कि एक पर्टिकुलर क्वार्टर का अगर रिजल्ट को देख के हम पूरी की पूरी कंपनी को अगर जज करने लग जाएं तो वो भी गलत है। तो वो भी सही बात है, बट यहाँ पर जो डेटा सामने है कि इतना बड़ा वॉल्यूम और फिर बाद में क्वार्टरली रिजल्ट खराब आना, ये काफ़ी बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। तो फाइनली अगर हमें वापस से बाइंग अगर इस स्टॉक में बनती है तो एक पर्टिकुलर जो ट्रेंड लाइन, डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन बन रहा है, इसको तोड़ के ही तो ऊपर जाएगा। तो जब आप इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के वापस अगर सपोर्ट दिखाते हुए ऊपर जाना स्टार्ट करके वापस खरीद लेंगे, तब तक के लिए क्यों बने रहना, क्या पता 300 पहुंच जाए, राइट? तो निकल जाओ, बेटर है। और बाकी कोशिश ये करो कि दोनों में से कोई भी एक रिस्क मैनेजमेंट वाली स्ट्रेटेजी के हिसाब से काम करो, या तो स्टॉप लॉस वाले बेसिस के ऊपर में, या फिर एक पर्टिकुलर स्टॉक में 4% ज़्यादा कैपिटल का यूज़, आपके एंटायर कैपिटल का यूज़ नहीं होना चाहिए। अब अपने आते हैं अपने आईपीओ के ऊपर में, जो इसके आईपीओ आया हुआ है टाटा टेक्नोलॉजीज़ का। सो टाटा टेक्नोलॉजीज़ की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कंपनी करती क्या है? तो कंपनी करती क्या है, इसका बेसिकली काम है
मोस्टली इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, इन आर-एन-डी में भी काम करती है, साथ में जो नए स्टूडेंट्स होते हैं, जो नई जनरेशन है, उसको एजुकेशन देने का भी काम करती है और इसी के साथ में और भी काम करती है। जैसे इसकी एक्सपर्टीज़ है अलग-अलग फ़ील्ड्स के अंदर में। जैसे एक्सपर्टीज़ की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, सो इंजीनियरिंग एंड आर-एन-डी, डिजिटल एंटरप्राइज़ेज़ का मतलब ये है कि आजकल सब कुछ डिजिटलाइज़ेशन की तरफ से जा रहा है। राइट? तो नए-नए सॉफ्टवेयर्स बनना और ये जैसे अ, कोई भी चीज़ का डिजिटलाइज़ेशन, जैसे कि प्रोडक्ट को किस तरीके से पहले मैनुअली काम होता था, अब उसको डिजिटल तरीके से काम में किया जाए। सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है पूरा का पूरा वर्ल्ड का ही, उसको डिजिटलाइज़ेशन की तरफ लेके जाना, तो उस फील्ड में भी ये कंपनी काम करती है। एजुकेशन की जो नई जनरेशन आ रही है, उसको इस चीज़ की एजुकेशन देना, जिस फील्ड में ये लोग काम कर रहे हैं, उसकी। और दूसरा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स को डेवलप करना। सॉफ्टवेयर प्रो अब ऑफ कोर्स ये बात है कि आप डिजिटलाइज़ेशन की तरफ जाएँगे, तो आप सॉफ्टवेयर्स के थ्रू ही सारा काम होगा। आप प्रोग्राम्स बनाएँगे, ऐप्स बनाएँगे, तो वो सारे सॉफ्टवेयर्स के थ्रू ही होगा, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का भी काम देखती है। अब बेसिकली ये जो 4 चीज़ें आपको एक्सपर्टीज़ है इनकी, ये बेसिकली ये इसी फील्ड में काम करती हैं। एक ऑटोमोटिव सेक्टर में, इंडस्ट्रियल हेवी मशीनरी में और एरोस्पेस के अंदर में। सो इन 3 सेगमेंट, जो ये 3 इंडस्ट्रीज़ हैं, इन इंडस्ट्रीज़ से बेस्ड ही ये 3 काम करती हैं। जैसे कि ऑटोमोटिव सेक्टर है, जैसे कि बस गाड़ियाँ वगैरह होगी, तो गाड़ियों के अंदर में क्या कि नई गाड़ी किस तरीके से इंजीनियरिंग होगी, नया मॉडल क्या बनेगा, उसके अंदर आर-एन-डी करना, उसका पूरा स्ट्रक्चर तैयार करना, प्रोटोटाइप तैयार करना, बाद में मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में भेजना, अगर उसका अच्छे से फाइनलाइज़ेशन हो जाता है तो। फिर उसी के अंदर डिजिटल एंटरप्राइज़, उसको डिजिटलाइज़ेशन देखना कि कंपनी का जो जो चित कितने कितने सारे काम हैं जो उस गाड़ी से रिलेटेड हैं, जो कि हम डिजिटली मैनेज कर सकते हैं। जैसे कस्टमर गाड़ी के पास में आता है तो ऑटोमेटिक डोर अनलॉक हो जाए, जैसे वो दूर जाता है तो ऑटोमेटिक डोर लॉक हो जाए। तो ये डिजिटलाइज़ेशन हो गया, राइट? कहीं से भी बैठ के गाड़ी को मैनेज करना, तो ये डिजिटलाइज़ेशन हो गया। एजुकेशन के जो नए फील्ड में जो आ रहे हैं, जैसे ऑटोमोटिव फील्ड में, तो इस ऑटोमोशन वाली जो फील्ड है, इसकी जानकारी नए जनरेशन को प्रोवाइड करना, तो उससे रिलेटेड कोर्सेज़ जनरेट करना और क्लासेस लगाना, तो एजुकेशन के फील्ड में, और सॉफ्टवेयर्स बनाना। सो बेसिकली ये कंपनी इन 3 ही इंडस्ट्रीज़ को टारगेट कर रही है आज के दिन में, ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल हेवी मशीनरी और एरोस्पेस। तो और अगर दूसरी तरीके से भी देखा जाए, तो ये टाटा मोटर्स की सब्सिडियरी है। टाटा मोटर्स किस चीज़ में है? इन तीनों ही चीज़ों में है। तो ये टाटा मोटर्स की ही कंपनी है। और आज के दिन इसकी जो मेन प्रमोटर कंपनी है कौन-सी है? टाटा मोटर्स। और इस आईपीओ के अंदर में टाटा मोटर्स के जो शेयर होल्डर्स हैं, उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी दिया गया है, 10% का अलग से कोटा रखा गया है उनके लिए। तो इस उनके लिए फ़ायदा है, टाटा मोटर्स वालों के लिए। चलो, तो ये तो हमने कंपनी की बात करी, कंपनी करती क्या है? सो बेसिकली है कि इस फील्ड में। अब बेसिकली हम बात कर लेते हैं कि कंपनी की आज के दिन की हालत कैसी है। तो उससे पहले फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एसेट्स को हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि एसेट्स क्लियरली हर साल बढ़ते जा रहे हैं, दैट इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट। अभी रिसेंटली जो पर्टिकुलर ये हाफ ईयरली है, इसमें एसेट्स को डाउनफॉल देखने को मिला है। साथ में अगर रेवेन्यूज़ की बात करें, तो रेवेन्यूज़ भी कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं, इसमें कोई डाउनफॉल नहीं देखने मिला है हाफ ईयरली में भी। प्रॉफिट्स की अगर हम लोग बात करें, तो प्रॉफिट्स भी रेगुलरली बढ़ रहे हैं। अगेन पॉजिटिव पॉइंट। नेटवर्थ जो है वो भी कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, और यहाँ पे रिजर्व्स एंड सरप्लसेस हैं, वो भी बढ़ रहे हैं। बस हाफ ईयरली में यहाँ पे एसेट्स एंड नेटवर्थ एंड रिजर्व्स एंड सरप्लसेस के अंदर में थोड़ा सा हिकअप देखने को मिल रहा है, बट सेल्स में कोई कमी यहाँ पर नहीं आई है। अब यहाँ पे बेसिकली देखा जाए, तो ये पूरा जितना सेल कर पा रहा है, उसका 15% पॉजिटिव में निकाल पा रहा है। तो अगेन ये एक बहुत अच्छी पॉजिटिव बात है इस कंपनी के लिए। अब जो सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी भी कंपनी का, हमें कितना ऊपर तक जा सकता है, वो है कंपटीशन के कंपैरिजन की। जो आईपीओ नई कंपनी है, वो मार्केट उसको किस तरीके से ले सकता है, उसका पता कैसे करें कि मार्केट में जो उसी से रिलेटेड जो कंपनीज़ चल रही हैं आज के दिन में, उनको कम मार्केट ने क्या वैल्यू दे रखी है। तो इस कंपनी से हम लोग उम्मीद करेंगे कि मार्केट इस कंपनी को भी उतनी या उससे आस-पास वैल्यू दे सकता है। सो इस आज के दिन इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, वो टाटा एल्क्सी है, जो कि टाटा की ही कंपनी है अगेन, केपीआईटी है एंड एल&टी टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो इसके 3 मेन कॉम्पिटिटर्स हैं। सो और कंपनी ने खुद नहीं बताया अपनी आरएसपी में कि 3 मेन मेन कॉम्पिटिटर्स हैं। तो टाटा एल्क्सी को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, मतलब इन तीनों कंपनीज़ के साथ में जो आईपीओ वाली कंपनी है, उसको कंपेयर करते हैं, उससे पहले हम पी और पीबी रेशियो निकाल लेते हैं। सो पी रेशियो को अगर देखते हैं, तो यहाँ पर पी रेशियो जो आ रहा है, वो 32 का आ रहा है, जो रिसेंट मार्च का डेटा है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि कंपनी ने अपनी आईपीओ के अंदर पूरी वैल्यू कितनी लगाई, 20,000 करोड़ के आसपास की लगाई है। और रिसेंट डेटा जो ईयरली डेटा है, उसके अकॉर्डिंग कंपनी ने प्रॉफिट कितने किया है, 624 करोड़ का। तो इससे डायरेक्टली अपने को पता चल जाएगा कि 32 का पी रेशियो है। अब उसी 32 के जो पी रेशियो, उसको कंपेयर करके देखते हैं टाटा एक्स के साथ, तो 65 का पी है, मतलब मार्केट ने इतनी ज़्यादा वैल्यू इनको दे रखी है ऑलरेडी। तो अपनी जो कंपनी आईपीओ वाली है, वो तो ऑलरेडी बहुत नीचे पी के ऊपर बैठी है, तो उसके पास तो बहुत सारा स्पेस है ऊपर जाने के लिए। केपीआईटी जो कि एक दूसरी कंपनी है, जो कि टाटा ग्रुप की नहीं है, उसको कितना है, उसका पी 78 का दे रखा है। वाह! तो अगेन अच्छी खासी वैल्यू है। एल&टी टेक्नोलॉजीज़, इसका जो पी है 36 का, अगेन अच्छा खासा रूम अपने पास में अवेलेबल है यहाँ पर भी। दूसरा कंपैरिजन होता है पीबी रेशियो के बेसिस पे, कि आज के दिन कंपनी की वैल्यू क्या है और कितने गुना ऊपर वैल्यू लगा रही है। तो यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यूएशन वाइज़ देखते हैं, तो कंपनी की जो नेटवर्थ है, वो 3000 करोड़ के आसपास में है, राइट? और यहाँ पे 20,000 करोड़ की वैल्यू लग रही है। तो यहाँ पे 7 का पीबी रेशियो अपने को लगभग निकल के आता है। अब 7 के पीबी रेशियो को अगर हम लोग कंपेयर करके देखते हैं मार्केट के कॉम्पिटिटर्स के साथ में, तो यहाँ पे 24 का पीबी, राइट? तो वो तो 24 टाइम्स ऊपर चल रही है, मार्केट ने उनको 24 टाइम्स ऊपर ले जाके बैठा रखा है, और ये अपने को क्या कितने में मिल रही है, 7 टाइम्स ही मल्टीपल्स में मिल रही है। केपीआईटी को अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर,
तो इसका जो पीबी है वो 20 मतलब 20 टाइम्स ऊपर बैठा रखा है। एल को अगर हम लोग देखते हैं तो 9 टाइम्स के आसपास में है शायद, ये देखो 10 टाइम्स के आसपास में, तो अपने को तो 7 टाइम्स में मिल रही है, तो अगेन अच्छा खासा रूम अवेलेबल है। नेक्स्ट दूसरा हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं, टाटा एल्क्सी इतनी ऊपर चली है तो उसके पीछे एक कारण और है, क्योंकि ये जो जितना सेल कर पा रही है टाटा एल्क्सी, उसका नेट प्रॉफिट्स लगभग 20% से भी ज़्यादा कमा पा रही है। जैसे कि लेटेस्ट रिजल्ट को देखते हैं तो यहाँ पे टोटल सेल्स 3100 करोड़ की थी, 755 करोड़ रुपए कंपनी ने कमाए हैं। तो यहाँ पे लगभग 20% से ज़्यादा नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने निकाला है, जबकि अपनी जो कंपनी है वो नेट प्रॉफिट जितना सेल कर पा रही है उसका सिर्फ 15% ही कर पा रही है। बट अगेन अगर हम लोग केपीआईटी जो कि टाटा की कंपनी नहीं है, वो 13% के पास पास ही नेट प्रॉफिट्स निकाल पा रही है। उसको ही कंपनी ने अगर यहाँ पे देखते हैं 3300 करोड़ का सेल कर पा रही है, जिसमें 387 करोड़ का ही प्रॉफिट कमा पा रही है, तो लगभग 12-13% के आसपास ही निकाल पा रही है। जबकि इसको भी जो मार्केट ने 78 के पीई के ऊपर बैठा रखा है। तो अगेन प्रॉफिट जो सेल का जो नेट प्रॉफिट्स निकाल पा रही है वो मेन कंसर्न यहाँ पर नहीं है। अब ये तो हो गई पॉजिटिव बातें कंपनी के बारे में, बहुत अच्छी अच्छी, कि कंपनी का स्टॉक लगभग, तो अभी कंपैरिजन के बेसिस पे अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो यहाँ पे लगभग कंपनी का स्टॉक 50% तक ऊपर जा सकता है। ये लगभग कंपैरिजन के बेसिस के ऊपर हम लोग अंदाजा लगा पा रहे हैं कि कंपेयर करके ये तो हमको मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग थोड़ी सी और अगर कंपनी के बारे में डिटेल में जाते हैं, तो एक चीज़ जो कि नेगेटिव कंपनी के बारे में है वो है कंपनी के लिटिगेशंस। लिटिगेशंस क्या होते हैं, जो कंपनी के ऊपर में केस वेस वगैरह चल रहे होते हैं, या तो प्रमोटर्स के खिलाफ में, या प्रमोटर्स ने कर रखे हैं दूसरों के खिलाफ। तो प्रमोटर इस कंपनी की कौन है टाटा टेक्नोलॉजीज की आज के दिन, वो है टाटा मोटर्स। और टाटा मोटर्स की कंपनी का क्या काम है, गाड़ियाँ बेचना, और गाड़ियाँ बेचने वाली कंपनी के खिलाफ कस्टमर्स कंप्लेंट करते ही रहते हैं। तो यहाँ पे लगभग बहुत ही बड़ा अमाउंट 4500 करोड़ रुपए के आसपास का लिटिगेशन अमाउंट है जो कि कंपनी के खिलाफ काम कर रहा है वहाँ पर। तो थोड़ा-सा वो नेगेटिव पॉइंट है कंपनी के लिए, बट कहीं न कहीं वो टाटा, क्योंकि कंज़्यूमर है तो गाड़ी किसी को नहीं पसंद है, तो कंज़्यूमर और उनका केस चलता ही रहता है। तो वो एक इस कंपनी के ऊपर में इफ़ेक्ट ज़्यादा मुझे नहीं लगता देखने को मिलेगा वहाँ पर। सो हम उसको काइंड ऑफ इग्नोर भी कर सकते हैं, इतनी बड़ी कंपनी टाटा मोटर्स अपने आप में इतनी बड़ी कंपनी है उसके हिसाब से। नेक्स्ट यहाँ पर जो अगला पॉइंट अपने को देखना होता है वो है कि जीएमपी प्राइस कितना चल रहा है आज के दिन, जिससे हमें ये अंदाजा पड़ जाए कि कितना परसेंट ऊपर तक लिस्ट हो सकता है ग्रे मार्केट प्राइस के ऊपर में। तो यहाँ पे 60% का पॉजिटिव जीएमपी चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आईपीओ का प्राइस 500 है, यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है, बल्कि 298 का जीएमपी पॉजिटिव में चल रहा है। तो यहाँ पे 60% ऊपर खुलने की उम्मीदें हैं। तो यहाँ पे लगभग लगभग 800 रुपये के आसपास में स्टॉक खुल सकता है। सो जीएमपी बहुत अच्छा चल रहा है, ये पॉजिटिव न्यूज़ अगेन। सो 50% तो कंपैरिजन के बेसिस पे जा सकता है, और 60% के आसपास में जीएमपी चल रहा है। भाई साहब मेरे को लग रहा था ये चांदी करेगा ये तो लोगों की। सो फाइनली हमारा यही व्यू रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑल डेटा, कि इस कंपनी के अंदर में आईपीओ में भी लगा सकते हैं, और अगर आईपीओ के बाद में अगर किसी कारण की वजह से स्टॉक मार्केट नीचे चला जाता है, किसी भी रीज़न की वजह से स्टॉक अगर नीचे खुल जाता है आईपीओ लगभग 20% के आसपास, फिर भी हम इसमें बने रह सकते हैं अप टू 50%, क्योंकि मार्केट के कॉम्पिटिटर्स के आसपास तो जाने की इसकी उम्मीदें हैं। और जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात होती है इसी कंपनी के लिए, कि इसके पास में टाटा टाटा ग्रुप की कंपनी है, जो टाटा का अपने आप में एक बहुत बड़ा भरोसा है। दूसरी चीज़, ये टाटा टेक्नोलॉजीज टाटा मोटर्स की ऑलरेडी कंपनी है, तो इसके ऑलरेडी कस्टमर टाटा खुद में ही बहुत सारे हैं। सो इसको बाहर से कस्टमर्स ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, इसके अंडर में ही बहुत सारे कस्टमर्स हैं। इसका टाटा ग्रुप पूरा ही इसका कस्टमर है आज के दिन। सो अगर इसको कल को, जैसे कि बजाज फाइनेंस है, तो बजाज फाइनेंस कंपनी कितनी मल्टीपल टाइम्स आज के दिन हो रखी है, जिसे पिछले अगर 10 साल का हम डेटा देखते हैं, क्योंकि बजाज फाइनेंस को अलग से कुछ मेहनत करने की जरूरत ही नहीं थी। बजाज की खुद की गाड़ियां थी, वही बेचनी थी, और जिन लोगों के पास पैसे नहीं तो बजाज फाइनेंस उनको फाइनेंस कर दे रहा है, तो फ्री में बिक रहा है। मतलब इन हाउस हो रहा है सारा का सारा काम। इसी तरीके से इस कंपनी का इन हाउस है पूरा का पूरा काम, इसको कस्टमर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। अगर कस्टमर बाहर का मिलता भी है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता है तो टाटा ग्रुप में अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है, राइट। सो ये सारी इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। ग्रुप अच्छा है, कस्टमर्स ऑटोमेटिक मिल रहे हुए हैं, अच्छे चल रहे हैं, मार्केट में जो ऑलरेडी कॉम्पिटिशन कंपनीज हैं वो अच्छी वैल्यू उनको मिली हुई है। सो इसकी तो चारों तरफ से चांदी है इस आईपीओ के अंदर में, मुझे तो रिसर्च के बेसिस पे यही नज़र आ रहा है। बाकी आप अपने क्वेरीज, जो आपके कुछ भी और क्वेरीज होती हैं या फिर किसी और कंपनीज के बारे में, वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वी विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू ओवर देयर। एंड फाइनली दैट्स ऑल आवर व्यू इज, एंड सी यू टुमारो।